रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, राइट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने ना एक बेसिक चीज़ें ये भी देखी थी कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ तो क्या होता है, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ना कुछ तो जिम्मेदारियाँ होती है, राइट। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर टूवर्ड्स होम। सबसे पहले तो ओनर्स, राइट। दूसरा, आपकी कंपनी में जिस भी इंसान ने इन्वेस्टमेंट किया है आपकी जिम्मेदारी उनके प्रति भी बनती है। तीसरा, सरकार की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ तो सरकार के प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारी बनती है क्योंकि उन्होंने हमको लाइसेंसेस वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल करके दी है। चौथा, एनवायरनमेंट के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है, हमारे एम्प्लॉयज़ के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है। यानी मेरे बोलने के पीछे का पर्पस ये है कि एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मेनी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी फुलफिल्ड, ठीक है। अच्छा, आज हम लोग क्या करेंगे ना, मेरे ख्याल से अभी तक जितना भी हम लोगों ने लेक्चर के अंदर ये स्पेसिफिक चीज़ के बारे में डिस्कस किया है, हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की कोशिश की है। इसके साथ साथ बेसिकली हम लोगों ने नीड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी चीज़ें डिस्कस की है। अगर आपको याद रहेगा तो हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, जैसे कि डोमिनोज का एक एग्जाम्पल देखा था जो कि पॉट होल्स को कवर करने की कोशिश करता है। दूसरा, हम लोगों ने वो मिल्क वाला भी एक एग्जाम्पल देखा था, हमारे एम्प्लॉयज़ के प्रति भी जो कुछ फ़र्ज है उसके लिए भी हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। आज हम लोग क्या करेंगे, ये जो अलग अलग एंटिटीज़ है जिनके प्रति एक बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है, उसमें से आज हम लोग ओनर को देखते हैं कि एक ओनर के प्रति क्या क्या जिम्मेदारी बनती है। किसकी जिम्मेदारी? एक कंपनी की जिम्मेदारी, ठीक है। चलो एक एक करके हम लोग इसको इंटरप्रीट करेंगे, एक एक करके उसको पढ़ने की स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज़ देखो यहाँ पे ये लोग टूवर्ड्स ओनर क्या बता रहे हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम लोग रीजनेबल प्रॉफिट कमा के दें। बेसिक से बेसिक लेवल से मैं आपके साथ बात करता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में आपके साथ बात करता हूँ। अभी अगर आज की तारीख में, राइट, आप रिलायंस की ही बात ले लो या अदानी की बात ले लो या टाटा ग्रुप की बात ले लो या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात ले लो, जो भी व्यक्ति आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है ना, उसके इन्वेस्टमेंट के बदले उसको कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्टेशंस होता है, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिकली मैं आपके साथ बात करता हूँ। आप सबको तो पता होगा कि हम लोग जो बोरोइंग करते हैं, एक बिजनेस जब अपने कैपिटल के लिए बोरोइंग करता है तो वो अपने ओनर से भी कर सकता है और बैंक के तरफ से भी कर सकता है। ओनर से अगर वो बोरोइंग के फॉर्म में पैसा ले रहा है, जैसे कि डिबेंचर्स के फॉर्म में पैसा ले रहा है, बैंक से टर्म लोन के फॉर्म में पैसा ले रहा है, तो हर एक बैंक का एक एक्सपेक्टेशन होता है कि आप उस टर्म लोन के ऊपर हमको क्या करेंगे, रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट पे करेंगे, राइट। अब आप मेरे को सिंपल सी बात बताओ, आप इंटरेस्ट कैसे पे करोगे? आपके प्रॉफिट में से पे करेंगे। आप प्रॉफिट कब लाओगे? जब आपके पास इनकम होगा। आपके पास इनकम कब होगा? जब आपका बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। अगर आपका बिजनेस अच्छी तरीके से चलेगा ही नहीं तो आपके पास इनकम नाम का कोई फंडा होगा ही नहीं। एंड जब तक आपके पास इनकम नाम का कोई फंडा नहीं होगा तब तक हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपका बिजनेस एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन में आ सकता है। So any person who's making investment in the company is by default expecting कि आपका कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए एंड वो प्रॉफिट के अंदर हमारा हक होना चाहिए, जिसके को हम लोग शायद डिविडेंड के फॉर्म के डिविडेंड के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़ है, देखो यहाँ पे क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सप्लोरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। आपके साथ मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात करता हूँ। थोड़े समय पहले हम लोगों ने ये चीज़ें पहले भी डिस्कस की हुई है। हमारे भारत के अंदर ना ऑटोमोबाइल की काफ़ी सारी कंपनीज हैं। आप महिंद्रा की भी बात करो, आप मेरे साथ टाटास की बात करो, आप मेरे साथ एएल की बात करो, मल्टीपल कंपनीज हैं हमारे भारत के अंदर जो ऑपरेट करती है। आपको लगता है क्या हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट कमाना है, इन्वेस्टर को देना है, प्रॉफिट कमाना है, इन्वेस्टर को देना है, इसके अलावा और कोई जिम्मेदारी है ही नहीं क्या? सी, वी नीड टू अंडरस्टैंड, आजकल के टाइम पे ना बिजनेस इज एवर चेंजिंग। देयर वॉज अ टाइम जब क्लासेस सिर्फ ऑफलाइन मोड में होते थे। देयर इज अ टाइम जब क्लासेस ऑनलाइन मोड प्लस ऑफलाइन मोड में हो रहे हैं। यानी आप यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर रह के भी ये चीज़ें सुन सकते हो जो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। So everything is constant, right? Everything is not constant. We need to understand everything is ever changing. So कहीं ना कहीं जब चीज़ें बदल रही है तो हमको हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। पुराने ज़माने की जब मैं आपके साथ बात करता हूँ, पुराने ज़माने क्या ही बोलूँ, अभी हमारे होते हुए हम लोगों ने देखा है कि बसेस डीजल के बेसिस पे ऑपरेट करते हैं। धीरे धीरे करके बसेस इलेक्ट्रिक्स के बेसिस पे ऑपरेट होना स्टार्ट हुए और अभी ऐसा समय आ रहा है जहाँ पे हम लोग ट्रायल कर रहे हैं कि हाइड्रोजन के बेसिस पे बसेस चला है। सो कैन आई से दे आर चेंजिंग द सिनेरियो। क्यों? हमारे करंट एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए चेंज करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो एज अ बिजनेस आपको
100% हमेशा क्या करना है, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। क्यों? क्योंकि नई नई चीज़ें एक्सप्लोर होगी तो बेसिकली लोग आपके कस्टमर्स बने रहेंगे। अगर लोग आपके कस्टमर्स बने रहेंगे तो ही कंसिस्टेंटली बेसिस पे आप इनकम कमाओगे, एंड जब कंसिस्टेंट बेसिस पे आप इनकम कमाओगे तब ही बेसिकली आप प्रॉफिट कमा सकते हो। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है आईफोन, राइट? आईफोन के अंदर अगर आप देखते हो आईफोन 16, आईफोन 17, तो हालांकि आईफोन 16 एंड 17 के बीच में शायद ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो जब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसके बावजूद भी लोग अगर आपसे वो फ़ोन परचेज कर रहे हैं, लोग अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दिस शोज़ की कंपनी के अंदर ट्रस्ट करते हैं आज भी लोग, और उस ट्रस्ट के जरिए, उस क्रेजीनेस के जरिए, उस स्टेटस के कारण वो लोग क्या करते हैं, अपना 1 से 1.5 लाख रुपए अपने कंपनी के अंदर सीधे सीधे फूंक देते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं आपके साथ क्या डिस्कस कर रहा हूँ? तो व्हाट द बिजनेस इज ट्राइंग टू डू, दे आर एक्सप्लोरिंग द अपॉर्चुनिटीज, राइट? एक्सप्लोर करना मतलब क्या, कहीं ना कहीं अगर प्रैक्टिकल लेवल पे मैं आपके साथ स्मार्ट वॉचेस की भी बात करता हूँ, तो वॉचेस देयर वाज अ टाइम जब सिर्फ टाइम देखा जाता था, धीरे धीरे करके वक्त आया जब आपके बेसिकली ऑक्सीजन लेवल उसमें ट्रैक होना चालू हो गए, धीरे धीरे करके वक्त आया जहाँ पे आपकी फिजिकल एक्टिविटीज उसमें ट्रैक होना स्टार्ट हुई। आज के तारीख में आप इवन फ़ोन पे बात भी कर सकते हो एंड उसका मैसेजेस का ट्रैक भी कर सकते हो, मैसेजेस देख भी सकते हो, शायद उसका जवाब भी दे सकते हो। सो कैन आई से बिजनेस इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर? यस, जितना एक्सप्लोरेशन होगा उतना बेसिकली आप अपने नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके रखोगे, विच विल अल्टीमेटली गिव यू मोर एंड मोर प्रॉफिट। समझ में आ रहा है कि अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? तीसरी चीज देखो यहाँ पे क्या है, ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज ऑल द मनी विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। आप मेरे को सिंपल सी बात बताओ, अगर मेरा पैसा आपके बिजनेस में मैंने लगाया हुआ है तो मैं 100% आपके ऊपर अपना रुतबा जमा सकता हूं कि भाई मेरा पैसा गलत जगह पे मत लगा लियो। क्यों? क्योंकि अगर मेरा पैसा आप गलत जगह पे लगा दोगे ना, बात ये हो जाएगा कि अल्टीमेटली बिजनेस लॉसेस के अंदर आ जाएगा, एंड बिजनेस जब लॉसेस के अंदर आ जाएगा तो इसका अल्टीमेट लॉस मेरे को सफर करना पड़ेगा। एज अ ओनर मेरी ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी बनती है, मेरा पूरा का पूरा अधिकार बनता है, एंड कंपनी के पर्सपेक्टिव से उनका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसके पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, गलत जगह पे पैसे नहीं डालना। इसका एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। इमेजिन अ सिचुएशन, आपके पेरेंट्स ने आपको ट्रस्ट करके 10,000 हाथ में दे दिए, 5,000 हाथ में दे दिए। नाउ डेज इट इज़ वेरी मच कॉमन, राइट? एंड उसी 5 या 10,000 का इस्तेमाल अगर आप ड्रग्स फूकने में लगा रहे हो, दिस इज वेरी मच रॉन्ग। वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर ट्रस्ट आ रहा है तो उस ट्रस्ट को मेंटेन करना अपनी पूरी की पूरी जिम्मेदारी बनती है। उसी तरीके से जो भी कैपिटल आपके बिजनेस में लगा है वो कैपिटल सही तरीके से यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी कंपनी के हाथ में दी हुई है। आर यू अंडरस्टैंडिंग अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? चौथा चीज देखो यहाँ पे क्या है, मिनिमम वेस्टेजेस या मिनिमाइज वेस्टेजेस। व्हाट इज वेस्टेजेस? कंपनी में क्या वेस्ट हो सकता है? सबसे पहला, अगर आपने अच्छी तरीके से चीजों को एनालाइज नहीं किया है तो आप गलत डिसीजन लोगे। अगर आप गलत डिसीजन लोगे तो आप गलत असेट परचेस करोगे। अगर आप गलत असेट परचेस करोगे तो अल्टीमेटली उसका लॉस बहुत ज्यादा होगा, राइट? सो कहीं ना कहीं आप अगर अपने मैन पावर को मिसयूज कर रहे हो, आप अगर अपने रिसोर्सेज का वेस्टेज कर रहे हो, तो दिस कैन कॉस्ट अ लॉट टू द शेयर होल्डर्स, दिस कैन कॉस्ट अ लॉट टू द ओनर्स, एंड ये उनको कॉस्ट ना हो इसके लिए आपको क्या करना है, हर बार अपने वेस्टेजेस को जितना हो सके उतना कम करना है। सर इसका एक एग्जांपल बता सकते हो क्या? अब प्रैक्टिकल लाइफ में मैं अगर आपके साथ बात करता हूँ, टायर इंडस्ट्रीज, राइट? टायर इंडस्ट्रीज के अंदर या स्टील की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ, गोल्ड की मैं आपके साथ बात करता हूँ, सिल्वर की मैं आपके साथ बात करता हूँ, जब कभी कोई मेटल अनयूज्ड रह जाता है, राइट, या फिर साइड में हो जाता है, हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, दोबारा से उसको पिघला के रीयूज कर सकते हैं, उसको दोबारा से शेप दे सकते हैं। इज दिस पॉसिबल? एब्सोल्युटली यस। उसको करने के लिए कॉस्ट एसोसिएटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, वेस्ट नहीं जाने दे रहे, उसको हम लोग कुछ ना कुछ तो आइडिया अपना के उसको दोबारा से रीयूज करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज व्हाट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जितना हो सकता है कम से कम वेस्टेजेस करो। क्यों? अरे बॉस, जिसको ध्यान में रखते हुए आज बिजनेस कर रहे हो, जिसको ध्यान में रखते हुए आप अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पे कर रहे हो, उसका सारा का सारा पैसा ओनर की तरफ से आया है। ओनर ने पैसा दिया तब रिसोर्सेस आया, ओनर ने पैसा दिया तब असेट आया, ओनर ने पैसा दिया तब आपको सैलरी मिल रही है। और आप सोचो, ओनर ने अगर अपना पैसा निकाल दिया ना, आपकी जॉब भी जाएगी, वो असेट को भी स्क्रैप में जाना पड़ेगा, एंड एवरीथिंग विल बी यूजलेस। इसके लिए जो भी रिसोर्सेस आपको अपने लाइफ में मिल रहे हैं उसको आपको बहुत संभाल के वापरना है, ऐसा अपने को बेसिकली ये पॉइंट बोल रहा है। समझ में आ रहा है कि अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? सो व्हाट इज पॉइंट नंबर 1? रीजनेबल प्रॉफिट। If I am the owner, if I have made investment in the company, definitely I have made investment for the purpose of making profit. Loss kamana is not the aim. The aim is to make the profit. This is what they are trying to say. What is number 2? Exploring business opportunities.
आप मेरे साथ देखो, रिलायंस की मैं आपके साथ बात करता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलावा क्या रिलायंस ने अपने आप को पेट्रोलियम में डाला है? एब्सोल्युटली यस। क्या रिलायंस ने अपने आप को सुपरमार्ट के अंदर डाला है? एब्सोल्युटली यस। रिलायंस ने अपने आप को क्या एनिमल वेलफेयर के अंदर डाला है वेदांता के जरिए? एब्सोल्युटली यस। रिलायंस अभी म्यूचुअल फंड्स में भी उन्होंने अपने आप को इन्वॉल्वमेंट किया। कैन आई से दे आर गोइंग ऑन एक्सप्लोरिंग द पोर्टफोलियो। जितना ज़्यादा वो लोग अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करेंगे, जितना ज़्यादा वो लोग अपने पोर्टफोलियो को एक्सपांड करेंगे, उतना ज़्यादा बेसिकली उनका पैसा डाइवर्सिफाइड होगा। जितना ज़्यादा पैसा डाइवर्सिफाइड होगा उतना कहीं ना कहीं उनको बैलेंस बना के रिटर्न कमाने में आएगा। आपने सुना होगा बचपन के अंदर सारे के सारे अंडे एक बास्केट के अंदर नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो एक बास्केट गिरेगा तो सब तबाह हो जाएगा। वॉट रिलायंस इज डूइंग, धीरे धीरे करके थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में डाल रहा है, थोड़ा पैसा उन्होंने जियो के अंदर डाला हुआ है, थोड़ा पैसा बेसिकली अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि रिलायंस थोड़े समय में शायद ऑटोमोबाइल में भी आ जाए, बोल नहीं सकते, पेट्रोकेमिकल में आ गया तो इसमें भी आ सकता है, राइट। व्हाट इज नंबर 3? ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमम? है ना, ये भी अपन ने डिस्कस किया है। चौथा क्या डिस्कस किया अपन ने? मिनिमाइज वेस्टेज। पांचवा देखो ये लोग अपने साथ क्या डिस्कस कर रहे हैं? एफिशिएंट बिजनेस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड एफिशिएंट बिजनेस? सिंपल वे में आपके साथ बात कर रहा हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंट? पूरा ख्याल रख के, पूरे वेस्टेजेस को कम से कम रख के अगर आप अपने बिजनेस को चला रहे हैं ना। अभी एग्जांपल के तौर पे मैं आपके साथ अगर बात करता हूँ, सी देयर आर मल्टीपल एक्सपेंसेस जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डे टू डे बेसिस पे यूज करना है। एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द बेसिक नीड्स जो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। आप मेरे को सिंपल सी बात बताओ, अगर मेरे बिजनेस के अंदर कोई एम्प्लॉय जगह पे नहीं है, फिर भी एसी चल रहा है, लाइट चल रहा है, फैन चल रहा है, तो क्या उसका मेरे को इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा? यस। और इलेक्ट्रिसिटी बिल मैं कहाँ से दे रहा हूँ? आपने अकाउंट्स के अंदर पढ़ा है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। यानी जितना मेरा इनकम था उसमें से मैं एक्सपेंसेस माइनस कर रहा हूँ। जितना ज़्यादा मेरा एक्सपेंसेस होगा अनफॉर्चुनेटली उतना मेरा प्रॉफिट घटता जाएगा। जितना मेरा प्रॉफिट घटता जाएगा उतना ओनर को दुख होगा। एंड ट्रस्ट मी, ओनर जितना आपसे डिससेटिस्फाइड होगा ना, वो उतना ही कम प्रमोशन आपके लिए करेगा। इसके लिए आपको उनको बढ़ोतरी रिटर्न देना है, ताकि सब्सिक्वेंटली बेसिकली वो आपको हायर लेवल पे प्रमोशन देके आपकी चीज़ों को आगे लेके जा सके। समझ में आ रहा है अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, फेयर प्रैक्टिसेस ऑन स्टॉक एक्सचेंज। व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? अपन ने डिस्कस किया है, स्टॉक एक्सचेंज को सट्टा बाजार भी बोला जाता है, शेयर मार्केट भी बोला जाता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंपनी अपने एडिशनल कैपिटल रेस करने के लिए प्लेटफॉर्म पे आते हैं, और आपके और मेरे जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स भी ये प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल थोड़े समय पहले जुपिटर हॉस्पिटल करके एक हॉस्पिटल है, अगर आपको पता है तो अपने पुणे के अंदर है, उनका बानेर के अंदर ही है। उन लोगों ने अपना एक आईपीओ लाया था। यानी जुपिटर हॉस्पिटल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आके क्या कर रहा है, आपके और मेरे जैसे लोगों से इन्वेस्टमेंट मांग रहा है। हम लोग अगर उनको इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं तो जरूर किसी ना किसी बेसिस पे देते होंगे, कोई ना कोई तो डॉक्यूमेंट रेफर करते हुए देते होंगे। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जब कभी आप अपने इन्वेस्टर्स के पास जा रहे हो, उनसे पैसे ले रहे हो, आप प्लीज इंश्योर करो कि आप उनके कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन ना दे दो या मिसलीडिंग वाला इन्फॉर्मेशन दे दो मत दो। क्योंकि अगर आप उनको मिसलीडिंग वाला इन्फॉर्मेशन देंगे, वो आपके ऊपर ट्रस्ट करके आप में पैसे तो लगा देंगे, आपको पैसे तो मिल जाएगा, लेकिन लेटर ऑन जब उनको सच्चाई पता चलेगी ना, वो शायद आपके बिजनेस में से पैसा निकाल के बाहर हो जाएंगे। एंड बिजनेस से कैपिटल निकल गया ना, मतलब आपका बिजनेस सत्यानाश है। वी अंडरस्टैंड दिस। समझ रहे हैं अपन क्या बोल रहे हैं? इन शॉर्ट, झूठ बोल के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखते हुए आप अपने बिजनेस में कैपिटल ना ही रेस करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। हर्षद मेहता स्कैम के अंदर हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से मार्केट के शेयर के प्राइजेस बढ़ाए गए थे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा दूसरा भी एग्जांपल बताता हूँ तो सत्यम कंप्यूटर्स करके बेसिकली एक और केस है, मैंने इसके बारे में भी आपके साथ डिस्कस किया है, जहाँ पे इन लोगों ने अपने बैलेंस शीट के फिगर्स को बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट किया था। जो शेयर होल्डर्स ने बैलेंस शीट के बेसिस पे रिलाय करके पैसा इन्वेस्टमेंट किया था, वो शेयर होल्डर्स की तो पूरी तरीके से क्या हो गई है, धज्जियां उड़ गई है। क्यों? बिकॉज उन्होंने जो फिगर को रेफर करके आपके अंदर इन्वेस्टमेंट किया ना, वो सारे के सारे इन्फ्लेटेड फिगर थी, सारे के सारे बढ़ा चढ़ा के फिगर थी। अल्टीमेटली उन कंपनी के पास उतना ज़्यादा पैसा था ही नहीं। सो ये बहुत गलत है, कोई भी कंपनी आगे जाके आपको इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकता है, राइट। नेक्स्ट देखो क्या है, एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन? डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर? एंड क्यों वर्ड यूज किया है इन्होंने? एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपांशन मतलब क्या? बढ़ोतरी। एग्जांपल दे सकते हो इसका? मतलब एक ही फील्ड में रहते, उसी फील्ड में मतलब आप
डाइवर्सिफिकेशन में रिलायंस का एग्जांपल ले सकते हैं. लेट अस टॉक इन वेरी सिंपल मैनर. अगर मान के चलते हैं आज के तारीख में, लेट अस टॉक अबाउट मैकडी, राइट. मैकडी ले लो या मैकडी से ज़्यादा हम लोग रतन टाटा साहब को तो हर एक जानता है, रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी को भी हर एक जाता है. तो इनका एग्जांपल लेना थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके समझने के पर्सपेक्टिव से. आप मेरे को बताओ, अगर रिलायंस इंडस्ट्री बस अपनी कंपनी की सर्विसेज को बेहतर करते जाता है और मल्टीपल जगह पे अपने ब्रांचेस को ओपन करते जा रहा है, दिस इज व्हाट वी कैन से दैट दे आर गोइंग फॉर एक्सपांशन. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मेरे साथ चितड़े की बात करो, आप मेरे साथ नेचुरल आइसक्रीम्स की बात करो, आप मेरे साथ सीसीडी की बात करो, आप मेरे साथ स्टारबक्स की बात करो. अगर इनके प्रोडक्ट्स कांस्टेंट है और बस वो लोग एक एक ब्रांच अपना ऐड ऑन करते हुए जा रहे हैं, तो इसको हम लोग एक्सपांशन बोलते हैं, बढ़ोतरी बोलते हैं. डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या? हर जगह पे अपना इन्वेस्टमेंट डाल के रखना. एग्जांपल मैंने तो ऐसे रिसेंटली सुना था कि टाटा इज कमिंग फॉर टू व्हीलर्स एज वेल. रिसेंटली इसी महीने की बात बता रहा हूँ मैं आपको, टाटा कंपनी का बंटवारा हो गया है. टाटा कंपनी ने पैसेंजर व्हीकल का एक अलग कंपनी ओपन किया है एंड कमर्शियल कंपनी का एक अलग कंपनी ओपन किया है. टाटा मोटर्स वाज वन, लेकिन रिसेंटली द कंपनी गॉट स्प्लिटेड इनटू टू डिफरेंट सेगमेंट्स. व्हाई? बिकॉज ये लोग हर एक सेगमेंट के अंदर खुद का स्पेशलाइजेशन ऐड ऑन कर सके. अब समझना आप मेरी बात, एक ही ब्रांड के अंदर रह के, एक ही कंपनी के अंदर रह के एक हद तक आप एक्सपांड कर सकते हो. उससे ज़्यादा अगर आपको एक्सपांड करना है तो आपको दोनों के लिए सेपरेट रूम्स बनाना पड़ेगा. दिस कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम. एग्जाम्पल, एक क्लासरूम है, इस एक क्लासरूम को ज़्यादा से ज़्यादा मैं बीच में क्या कर सकता हूँ, डिवाइडर लगा के इधर एक अलग क्लास चला सकता हूँ, उधर एक अलग क्लास चला सकता हूँ. ये मैक्सिमम कितना एक्सपांड हो सकता है? जितना लास्ट बेंच है. जैसे ही वो लास्ट बेंच फुल हो जाएगी और एडिशनल एडमिशन आएगा, मेरे को क्या करना पड़ेगा? डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना पड़ेगा. वी नीड टू अंडरस्टैंड बिकॉज देयर इज नो मोर ऑप्शन. आपको पूरा का पूरा दूसरी जगह पे शिफ्ट करना पड़ेगा सो दैट आई कैन यूज दिस प्रोडक्ट. समझ में आ रहा है अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्यों डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग अबाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. करना जरूरी है क्या? लीगली कोई मैंडेट नहीं है, लेकिन नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपके रेपुटेशन की पूरी तरीके से दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है. पीरियोडिक इंफॉर्मेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक इंफॉर्मेशन? पीरियोडिक मीन्स व्हाट? टाइम टू टाइम बेसिस पे. आप समझना, अगर कोई ओनर है जिसने आपके कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखा है, वो एक साल के लिए अगर उसने आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, आपको लगता है वो पूरा एक साल चुप होकर देखता रहेगा? भाई तू बिजनेस कर, एक साल के बाद तेरा स्टेटस पूछूंगा क्या हाल है. डोंट यू थिंक सो? ही विल कीप अ चेक ऑन एवरी क्वार्टर कि ये 3 महीने के पीरियड में तू बता मेरे को तूने कहाँ कहाँ पैसा लगाया है और जो भी तूने पैसा लगाया है उसका क्या रिटर्न तेरे को मिला है. I cannot wait for complete 1 year and then ask you कि what has happened and then आप बोलेंगे सर सॉरी लॉस हो गया. मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे को क्या करना है, क्वार्टरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे मेरे ओनर को अपडेट देते रहना है कि सर ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है. क्यों? ताकि साल खत्म होने के बाद सारी प्रॉब्लम्स एक साथ पाइल अप हो जाएगी, तो फिर ओनर भी मेरे से नाराज हो जाएगा एंड मेरा भी बिजनेस का पूरी तरीके से सत्यानाश हो जाएगा. आप समझ रहे हो अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? पीरियोडिक रिटर्न का मतलब क्या है? आप इसको समझने के लिए अपने पेरेंट्स को अपनी जगह पे बिठा दो. If the parent is giving you a call at 8 o'clock, where are you? And again giving you a call at 12 o'clock, that means they are concerned कि आप कहाँ पे हो. And ये चीज़ अगर आप खुद से कर रहे हो, 9 बजे आपने फ़ोन कर दिया, फिर 12 बजे आपने फ़ोन किया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं बस घर से आधे 1 घंटे की दूरी पे हूँ, मैं पहुँच जाऊँगा. कहने से पीरियोडिक अगर आप उनको टाइमली इन्फॉर्मेशन दोगे तो उनकी चिंता कम होती जाएगी कि मेरा बेटा या बेटी सही जगह पे है. उसी तरीके से ओनर जिसने आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, जो आपके बिजनेस को ओन कर रहा है, उसको अगर आप पीरियोडिक बेसिस पे रिटर्न दोगे ना, तो ही विल बी वेरी मच सेटिस्फाइड कि मेरा बिजनेस कहीं गलत जगह पे नहीं जा रहा है. समझ में आ रहा है अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? हाँ ना, कुछ तो यस, वो भी मरा हुआ है. हाँ, इफेक्टिव यूज ऑफ ओनर्स फंड. व्हाट इज इफेक्टिव यूज ऑफ ओनर फंड? ऊपर तो बोल के आए थे ना, ऑप्टिमम तरीके से कैपिटल को यूज करना है. दोबारा से क्यों बोल रहे हैं इफेक्टिव यूज ऑफ ओनर फंड? अब समझना, व्हाट इज द बेसिक यूज ऑफ फोन. मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ. सोशल मीडिया यूसेज इज डेफिनेटली वन ऑफ देम एंड आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए इट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. ठीक है. सेकेंड अगर मैं बात करूं तो कनेक्टिविटी होना चाहिए. तीसरा अगर मैं आपके साथ बात करूं तो कैमरा क्वालिटी उसका अच्छा होना चाहिए ताकि इधर उधर की चीज़ें रिकॉर्ड हो सके, कौन किसके साथ क्या कर रहा है. आप मेरे को सिंपल सी बात बताओ. हाँ, गेम, दोनों गेम, मतलब तुम यार भावनाओं को नहीं समझते, सीधा शब्दों पे आते. आप समझो, जो मोबाइल फोन
मेरे को 50 to 60,000 के अंदर अगर ये फीचर्स दे सकता है तो आई एम नॉट सपोज टू स्पेंड 1,70,000 सेम फीचर्स वाली चीज़ों के लिए. इट इज एज बेसिक एज अंडरस्टैंड. अब समझना देखो मैं आपके साथ बेसिक लेवल की बात कर रहा हूँ. जो फोन मेरे को 60,000 में मिल सकता है उसी तरीके से ना बहुत सी बार क्या होता है अलग अलग कंपनी जैसे जर्मन की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ, जर्मनी की आपके साथ मैं बात करता हूँ, जापानीज की मैं आपके साथ बात करता हूँ, ये लोग टेक्नोलॉजी के टर्म्स में बहुत ज़्यादा आगे है. तो अगर मैं जर्मनी से कोई मशीन मंगाने की कोशिश कर रहा हूँ और जापान से जो मशीन मंगाने की कोशिश कर रहा हूँ, इन दोनों के कॉस्ट में डिफरेंस है लेकिन दोनों का जो आउटपुट है वो सेम है. तो इस केस में आपको बड़े समझदारी से वो मशीन को सेलेक्ट करना चाहिए जो आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट दे और जिसका कॉस्ट कम हो. क्योंकि जो बैलेंसिंग फिगर है ना उसको आप कहीं पे तो इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न्स ला सकते हो, उसके रिटर्न्स के लिए बेसिकली आप सारा का सारा काम कर सकते हो. अंडरस्टैंडिंग अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं. नेक्स्ट देखो क्या बताने की कोशिश करें. क्रिएटिंग गुडविल. व्हाट इज गुडविल? रेपुटेशन. ओनर ने आपको बिजनेस चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करके अपॉइंट किया है या मैनेजर करके अपॉइंट किया है, उन्होंने ट्रस्ट करके आपके बिजनेस के अंदर पैसा लगाया हुआ है. आप अगर अपने कस्टमर के साथ वाहियात तरीके से बात करेंगे तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, अपने कस्टमर बेस को खराब कर रहे हो. कस्टमर बेस को खराब करना विल अल्टीमेटली रिजल्ट की गुडविल तो छोड़ो, आपका बैडविल पूरी तरीके से बन जाएगा. एंड जिस समय बैडविल बनना स्टार्ट हुआ ना आपका बिजनेस पूरी तरीके से डूबते हुए रफ्तार के साथ नीचे जाएगा. इसका एक एग्जाम्पल, मारुति सुजुकी इज अ कार जो आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी ऑफ कार्स देता है. सेफ्टी इतनी है कि अगर आप उसके ऊपर टेप भी दे देंगे ना कुछ नहीं होगा, सिर्फ बेंड हो जाएगा और कुछ नहीं होगा. एक्सीडेंट का तो आप छोड़ ही दो, ठीक है. मैं आपके साथ कार एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रक की भी बात नहीं कर रहा हूँ. साइकिल वाले ने भी आपको ठोक दिया ना, माँ कसम उतना ज़्यादा डिफेक्ट हो जाएगा ना आपका जितना साइकिल वाले का भी नहीं होगा. आप समझो मारुति वाले का बिल्ड क्वालिटी कंपैरेटिवली बेकार है, लेकिन वो लोग आपको एज अ कस्टमर कैसे सेटिस्फाइड रखता है, फीचर्स के जरिए. उसके फीचर्स अच्छी खासी बड़ी बड़ी कार्स में जो फीचर्स होती है वो सारे के सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है. व्हाट पीपल आर डूइंग, अरे ठीक है यार एक्सीडेंट तो साल में 2 साल में 10 साल में एक बार होगा, लेकिन फीचर तो मैं रोज यूज करूँगा फीचर वाली गाड़ी. दिस इज हाउ दे आर प्लानिंग, ठीक है. सो कहीं ना कहीं जो उनका बैंक है उसको ये लोग कैसे कवर कर रहे हैं, अलग अलग फीचर्स देके कवर कर रहे हैं. चलो व्हाट इज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या है फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या है फर्स्ट? प्रॉफिट. अच्छा रीजनेबल लॉस नहीं लिख सकते क्या? क्यों? अरे बिजनेस कर रहा है 10 साल तो रिकवर करने में लग जाता है, तो रीजनेबल लॉस लिखेगा तो क्या गलत है उसमें? नहीं, आइडियली पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो विद द एम ऑफ प्रॉफिट हो रहा है. 11th स्टैंडर्ड का बेसिक एक्टिविटी याद करो. बिजनेस के बारे में उसका जो डेफिनेशन था, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है. व्हाट इज नंबर 2? एक्सप्लोरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, राइट. अपने भारत के अंदर प्लान बन चुका है, थोड़े समय के अंदर आपको प्योर एयर मार्केट में बेचा जाएगा. शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2045 एक ऐसा साल आएगा जहाँ पे प्योर एयर के आपको पैकेट्स मिलेंगे जिसमें पोल्यूशन नहीं होगा. आप उसको कहीं पे जाके इसे थोड़ा 1-2 सेकंड के लिए सांस ले लीजिए. What is number 3? What is number 3? Optimum use of capital. What is number 4? Minimize wastages. What is number 5? Efficient business. What is number 6? What is number 7? Expansion or diversification. What is number 8? Number 9? What is last? अच्छा, this responsibilities are towards whom? Towards owner. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको फुलफिल करनी है? बिजनेस को फुलफिल करनी है. नहीं किया तो क्या फाइन लगेगा, क्या जेल में जाना पड़ेगा, क्या नहीं. बट अगर आपको कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को सस्टेनेबल बिजनेस बनाना है, सालों साल तक चला के रखना है, जनरेशनल तक चला के रखना है, जनरेशन टू जनरेशन चला के रखना है, तो आपको ये चीज़ें फुलफिल करनी पड़ेगी. एनी डाउट, एनी क्वेरी? जाओ. धन्यवाद.